हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग अपने यूरोपीय नेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जितने भी यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशन आते हैं, उनकी आज हम शुरुआत करेंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने एशिया कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया था और एक तरीके से समराइज भी किया था। तो आज हम यूरोप नेशन के बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज का पहला पॉइंट है हाउ एशिया एंड यूरोप जोग्राफिकली डिवाइडेड। इसका बस इतना ही मतलब है कि एशिया और यूरोप जोग्राफिकली कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, कौन सी माउंटेन रेंज, कौन सी नदी, कौन सा कंट्री, कौन सी लेक या कौन सा सागर आता है, जिनकी वजह से एशिया और यूरोप जोग्राफिकली डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहले पॉइंट में ये है कि माउंटेन रेंजेस, कौन कौन सी माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करती हैं। उराल के माउंटेन है और काकेशस माउंटेन रेंज। उराल के माउंटेन्स और काकेशस माउंटेन रेंज ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं। और मैंने आपको एशिया जब कॉन्टिनेंट कवर किया था तो उसमें बताया था काकेशस माउंटेन रेंज से काकेशस कंट्री भी याद कराया था। कौन कौन सी थी? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, कैस्पियन लेक, कैस्पियन सागर झील। ये अब ये डिवाइड करती है एशिया और यूरोप को। अब यूरोप में आता है रसिया, तो ये रसिया से बॉर्डर शेयर करती है ये झील, कैस्पियन झील, और एशिया के इन कंट्रीज से, जो कि अजरबैजान ये काकेशस कंट्री में आता है, ईरान ये मिडिल ईस्ट कंट्री में आता है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ये सेंट्रल एशिया कंट्री में आते हैं। तो ये एशिया के कंट्री और एक यूरोप कंट्री के बीच में बॉर्डर शेयर करती है कैस्पियन सागर झील। तो एक ये हो गया। अब कौन सा सागर है जो बॉर्डर बनाता है एशिया और यूरोप के? तो काला सागर जो कि ब्लैक सी, और मरमरा सागर जो कि मरमरा सी। तो ये दोनों हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कौन सी जल संधि है एशिया और यूरोप को डिवाइड करती है? तो वास्पोरस की जल संधि। अब ये मैंने एशिया कॉन्टिनेंट जब कवर किया तब बताया था, जो एशिया माइनर टर्की है, एशिया माइनर टर्की और यूरोपीय टर्की जिसको थ्रेस कहते हैं, इनके बीच में जल संधि है। अब ये किस किस सागर को जोड़ती है? तो मरमरा सी जो कि साउथ पार्ट में है और ब्लैक सी जो कि नॉर्थ पार्ट में है, इनको जोड़ती है वास्पोरस जल संधि। अब उराल नदी, अब यूरल की नदी भी है, ये नदी एशिया और यूरोप में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। अब ऐसा कौन सा कंट्री है? तो यही टर्की कंट्री है जो कि एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर बनाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो 97 पार्ट है जिसको एंटोलिया कहते हैं या एशिया माइनर कहते हैं टर्की का, वो एशिया में लाई करता है, और 3% जो कि थ्रेस है वो यूरोप में लाई करता है। और ये बीच में वास्पोरस जल संधि है, इस तरफ मरमरा सागर, इस तरफ काला सागर है। ये एशिया में आता है, ये यूरोप में आता है। अब एशिया में हमें कितने देशों के बारे में पढ़ना है? तो एशिया में हम लोग 44 देशों के या 44 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और एशिया किस नंबर में आता है कॉन्टिनेंट में अकॉर्डिंग टू एरिया? 6 नंबर में। पहले नंबर पे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, लास्ट में ओशिनिया। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग यूरोपीय कंट्रीज से। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब आप लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये नाम कैसा है, ये कौन से कंट्रीज़ होते हैं? तो यूरोप में एक माउंटेन रेंज है जो कि स्कैंडिनेविया माउंटेन रेंजेस है, उसी की तर्ज पे ये नाम दिया गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। जैसे कि हम लोग काकेशस माउंटेन रेंज जैसे काकेशस कंट्रीज़ पढ़ते थे, वो 3 देशों में फैली थी, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो ऐसे स्कैंडिनेविया माउंटेन रेंज है जो कि 3 देशों में फैली हुई है। अब कौन कौन से देश हैं तो उनके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला है नॉर्वे। नॉर्वे आप लोग सुने होंगे,
इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, अर्धरात्रि का सूर्य। नॉर्वे को ही कहा जाता है। यहाँ पे रात में भी सूर्य दिखाई देता है। वैसा क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में, नॉर्थ पोल में ये कंट्री बसा हुआ है, इसीलिए। अब इसकी कैपिटल क्या है? ओस्लो। और इस कंट्री के बारे में एक मेन पॉइंट है जो कि आप लोगों को पढ़ना है, जो कि ये है कि नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल का शांति पुरस्कार जो ओस्लो से दिया जाता है। और बचे हुए जितने भी नोबेल शांति के नोबेल के पुरस्कार हैं वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तो ये आपको याद करते हुए चलना है कि नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल से, ओस्लो से। अब स्वीडन के बारे में बस यही खास है कि इसकी कैपिटल सिटी स्टॉकहोम है और इस जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं वो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। अब कितने? टोटल 6 नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। अब नोबेल का शांति पुरस्कार तो ओस्लो को जाता है। अब बचे हुए 5 कौन कौन से? फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, मेडिकल के हो गए और लिटरेचर के हो गए और इकोनॉमिक्स के हो गए। तो ये बचे हुए 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तो ये आपको याद करते हुए चलना है। हम लोग जानते हैं फिनलैंड के बारे में बस इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड लगभग ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर इसके सदर्न मोस्ट पॉइंट में बहुत सारी झील हैं, लाखों हज़ारों की संख्या में। तो इसीलिए इसको झीलों का देश कहा जाता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि पॉलिटी में आता है। अब ये क्वेश्चन क्या है? अब ये देख रहेंगे ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन को हिंदी में कहते हैं लोकपाल। अब ये किस तरीके के लोकपाल? ये ऐसे लोकपाल होते हैं जो कि गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी या कोई क्राइम हो जाता है उनके बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं ये लोकपाल लोग। इन्हें कहते हैं ओम्बड्समैन। अब इसका पद इंडिया में कहाँ से लिया गया है? अक्सर एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है कि ओम्बड्समैन का पद भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये स्वीडन से लिया गया है। ये स्वीडन से है। और आपको एक बात ये भी याद रखना है, अगर स्वीडन नहीं देता है तो आपको याद रखना है कि स्वीडन कौन से नेशन में आता है? यूरोप में आता है। यूरोप के कौन से? उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है। तो आपको इस पर टिक लगा के चले आना है, स्कैंडिनेवियन में। तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, बाल्टिक कंट्रीज़। अक्सर आप लोग सुने होंगे या अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है बाल्टिक देश में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ भी होता है तो बाल्टिक लिख के आता है, बाल्टिक कंट्रीज़। तो ये कौन कौन सी हैं? ये 3 कंट्रीज़ हैं, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब ये 3 कंट्रीज़ बाल्टिक कंट्रीज़ क्यों हैं? क्योंकि ये बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी है, उसी के सराउंडिंग में ये बसे हुए हैं ये तीनों कंट्रीज़, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये 3 कंट्रीज़ आपको याद करते हुए चलना है। चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा आता है जर्मनी। अब जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन, जो कि एकदम पोलैंड से सटी हुई है लगभग। अब अगर बर्लिन यहाँ पर है तो पोलैंड से बना हुआ है लगभग। तो इस तरीके से समझिए, तो पोलैंड से ही पास में ही है जर्मनी। अब जर्मनी के बारे में थोड़ा केस स्टडी कर लेते हैं। अब केस स्टडी ये है कि जो कोल्ड वार की शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की, वो जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था। पोलैंड पर जैसे ही आक्रमण किया द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब ये कैसे? जर्मनी में तानाशाह था हिटलर, वो पूरे देश को जीतना चाहता था। अब उस पूरे देश को जीतने के साथ साथ पूरे संसार को जीतना चाहता था। अब उसने यूएसए और यूरोप के, ब्रिटेन के बड़े बड़े देशों को हरा ही दिया था, सब हारे हुए बैठे थे। फिर उसके बाद इसने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर आक्रमण करना उसकी एक स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से वो पोलैंड एकदम सटा हुआ था रसिया से। पहले रसिया यूएसएसआर हुआ करता था, पूरा ये सटा हुआ था रसिया।
तो वो रसिया पर भी कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यूएसए और ब्रिटेन के बाद रसिया ही सबसे पावरफुल बचा था। तो उसने रसिया से संधि की कि मैं पोलैंड को जीत लूँगा और जीतने के बाद मैं पोलैंड देश आपको दे दूँगा। तो जिसकी वजह से रसिया लोग संधि कर लिए और रसिया वालों ने कहा कि इसकी तर्ज पर मुझे क्या देना होगा। तो रसिया उसने डिमांड की कि मुझे 10 सालों तक अनाज चाहिए, खाना चाहिए। तो रसिया में ज़मीन है ही है, तो वहाँ पे अनाज ज़्यादा होता ही है। तो रसिया वालों ने इस बात को मान लिया, और जैसे ही इसने पोलैंड को जीता और उसको दे दिया, तो फिर उसको खाना पीना मिलने लगा, जितने भी अनाज हैं सब मिलने लगे। और फिर जर्मनी ने कहा अपनी सेना आप यहाँ पर पोलैंड में ले आइए। तो रसिया की जो भी इधर उधर बिखरी हुई सेना थी, सब आकर पोलैंड में अपना बेस बना ली। फिर उसके बाद से इसकी स्ट्रेटजी थी रसिया को हराने की, तो हिटलर ने आक्रमण कर दिया रसिया पर। रसिया की जितनी भी आर्मी पोलैंड में थी सब मारी गई। फिर उसके बाद से इसने रसिया में भी आक्रमण कर दिया। अब रसिया में आक्रमण तो कर दिया, लेकिन जोग्राफिकली, वैसे पॉलिटिकली तो जीत रहे थे जर्मनी वाले, लेकिन अब जोग्राफिकली हार गए थे, क्योंकि जर्मनी में न ज़्यादा ठंड होती न ज़्यादा गर्म, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और रूस का नॉर्दर्न पार्ट पूरा खुला हुआ है, जहाँ से ठंडी हवाएं बहुत चलती हैं। ठंडी हवाएं चलने के कारण जर्मनी के जितने भी आर्मी थे, जर्मनी की जितनी भी सेना थी, सब ठंड के कारण मर रही थी। और उनका जितना भी भोजन था और टैंक में डीजल पेट्रोल जो भी था, इन फ्यूल ऑयल, वो सब जम रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और फिर रसिया ने आक्रमण कर दिया इस तरफ से आक्रमण कर दिया, और उसको कमज़ोर होता हुआ देख यूएसए और ब्रिटेन वालों ने इस तरफ से आक्रमण कर लिया। तो इसी के चलते हुए जर्मनी का आधा पार्ट रसिया को चला गया और जर्मनी का आधा पार्ट यूएसए को चला गया, और बीच में बर्लिन की दीवार बन गई। और ये दीवार 1989 में ब्रोक हुई जाकर, जिसके बाद जर्मनी पूरी तरह से आज स्वतंत्र देश है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जर्मनी कब आज़ाद हुआ, तो 1989 में। बर्लिन दीवार कब गिराई गई, 1989 में। जर्मनी में कौन दो देश रूल कर रहे थे, तो यूएसए जो कि वेस्टर्न पार्ट में, रसिया जो कि ईस्टर्न पार्ट में। ये केस स्टडी थी जर्मनी की। तो जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया था, पोलैंड पर। तो चलते हैं, पोलैंड की कैपिटल वर्सा, इस पर किसने आक्रमण किया था, जर्मनी ने। और इसी के आक्रमण के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। अब इन्हीं के बाद एक कंट्री है डेनमार्क, इन्हीं के ऊपर। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। अब डेनमार्क में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ग्रीनलैंड आइलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड अकॉर्डिंग टू एरिया, ये कौन सा है, ग्रीनलैंड। ये किसकी टेरिटरी में आता है, डेनमार्क की। लेकिन ये ज्योग्राफिकली किसकी टेरिटरी में है, नॉर्दर्न अमेरिका की। और पॉलिटिकली कौन रूल करता है, डेनमार्क। और डेनमार्क किस में है, यूरोप कंट्रीज में। तो ये आपको अक्सर याद करते हुए चलना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड आइलैंड कौन से कंट्री या कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो ये आपको बताना है, नॉर्थ अमेरिका में, पॉलिटिकली यूरोप में। चलते हैं अब थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं यूरोप में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यूरोप में, ये नॉर्वे सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है। और फिर नॉर्वे के बाद स्वीडन, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम, ये नीचे है इसकी भी। और फिनलैंड की कैपिटल हेल्सिंकी है। ये तीनों कैपिटल नीचे ही है। फिर उसके बाद हम लोग बाल्टिक कंट्रीज़ में आ जाते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज़ हो गए। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जर्मनी, ये पूरी कंट्रीज़ जर्मनी। फिर उसके बगल में ये पोलैंड। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब, बेलारूस, ये सब रसिया में आते थे, यूएसएसआर में। 1991 के पहले 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हुआ रसिया में और अलग 14 देशों में।
तो पोलैंड पर इसने आक्रमण किया था जर्मनी ने। और ये ऊपर डेनमार्क है जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, और यहाँ कहीं ग्रीनलैंड है, यहाँ कहीं। तो ये है मैप में। तो अगर आपको क्लास इफेक्टिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।